नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले टॉपिक में हम चीजों को सिस्टमेटिक और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बात करते हुए आ रहे हैं। अब आज की इस क्लास में हम पहुंचे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये है उत्प्रेरक। ध्यान से देखिए, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक किसमें बदलते हैं, उत्पाद में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। इसे ही क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। अगर ये अभिक्रिया जिस स्पीड से हो रही है, कोई रासायनिक पदार्थ उस स्पीड को, उस रेट को, उस दर को बढ़ा दे या कम कर दे, उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहेंगे। बात को समझिए। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, आप दोनों के बीच लड़ाई अगले 10 साल में होने वाली है, लेकिन किसी उत्प्रेरक ने 2 दिन में ही कोई उल्टी सीधी बातें करके और आप दोनों के बीच लड़ाई करवा दी। जो काम 10 साल में होने वाला था वो 2 दिन में करवा दिया। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जब आप दोनों की लड़ाई होगी तो अगर सर फुटअव्वल होगी तो आप दोनों की होगी, जिसने करवाई है वो अपरिवर्तित रहेगा, वो इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। बात समझ रहे होंगे। उत्प्रेरक या कैटालिस्ट क्या है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। तो मैं इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करता हूं। देखिए, ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो क्या करेंगे, रिएक्शन की रेट को, रिएक्शन रेट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक कहलाएंगे, कैटालिस्ट कहलाएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई, वो आपको याद रखनी है। मैं इसको बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ये देख ली। तो उत्प्रेरक की डेफिनेशन या परिभाषा आपको अच्छे से याद हो गई है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दें और स्वयं अपरिवर्तित रहे। यहां मैं बार बार बढ़ाना कह रहा हूं, लेकिन परिवर्तित कर दे, चाहे तो अभिक्रिया की दर बढ़ा दे और चाहे तो कम कर दे। दोनों में से अगर कोई अभिक्रिया की दर बढ़ाएगा उसको धनात्मक उत्प्रेरक, और कम करेगा उसको क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाएगा। देख लीजिए। तो उत्प्रेरक क्या है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, कैटालिस्ट या उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखिए,
अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको एक अभिक्रिया बताई है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना। ये देखिए, इस अभिक्रिया का नाम है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन, सीधा भी बोला जा सकता है। हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण, इसमें वनस्पति तेल किसमें बदल जाएगा? वनस्पति घी में। देखिए क्या होगा। इसके लिए इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करवा दी जाएगी। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोजनीकरण है, हाइड्रोजिनेशन है। और यहां पर इस अभिक्रिया को तेज गति से करने के लिए एक उत्प्रेरक आवश्यक है, जो इसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, और वो उत्प्रेरक है निकिल। ये एग्जाम्पल हुआ उत्प्रेरक या कैटालिस्ट का। तो यहाँ पर कैटालिस्ट कौन है? निकल है। क्या करता है? वनस्पति तेल की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाकर वनस्पति घी में बदल देता है। बदलता तो ये दोनों ही आपस में, लेकिन इसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। क्लियर है बात? तो उत्प्रेरक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से उत्प्रेरक या कैटालिस्ट की डेफिनेशन देखिए क्या है। ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है? स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बड़ी क्लियरिटी के साथ ये चीज बार बार बता रहा हूं। इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखें। उत्प्रेरक या कैटालिस्ट का मतलब है जो अभिक्रिया की दर को क्या कर दें? परिवर्तित कर दें, घटा दें चाहे बढ़ा दें, लेकिन स्वयं क्या रहेंगे? ये रासायनिक पदार्थ अपरिवर्तित। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन है? निकिल। ये निकिल रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। देख लीजिए। आगे चलते हैं। अभी जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, उत्प्रेरक या कैटालिस्ट, इसमें मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन की रेट को, अभिक्रिया की दर को ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया। कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। इस आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। और एक है, नाम से ही पता लग जाएगा आपको, कुछ भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिसिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। नाम से ही पता लग रहा है
ऋणात्मक उत्प्रेरक, वो है नेगेटिव कैटालिस्ट। आप खुद समझ रहे होंगे उत्प्रेरक दो प्रकार के हैं, रिएक्शन रेट को ज्यादा या कम करने के आधार पर। तो सिंपल सी बात है, धनात्मक जो उत्प्रेरक होगा यह अभिक्रिया की दर को, रिएक्शन की रेट को क्या कर देगा, बढ़ाएगा। और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को कम कर देगा। देखिए, इसको अपन एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे, लेकिन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर कोई अभिक्रिया हो रही है और उसकी दर को घटाने के क्या फायदे हैं। बढ़ाने से तो वो अभिक्रिया जल्दी हो रही है, अच्छा है, जो अभिक्रिया 5 घंटे में हो रही है वो 5 मिनट में हो जाएगी। लेकिन कोई अभिक्रिया हो रही है और उसकी रिएक्शन की रेट को कम करना है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बहुत सारी अभिक्रियाएं हो जाती है और हमें उन्हें रोकना होता है। और उनको रोकने के लिए जो उत्प्रेरक होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट होंगे। और प्रमोट करने के लिए जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट होंगे। देखिए, पूरा देख लीजिए एक बार इसको। तो जो पहला प्रकार है उसको देखते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट। इसके बारे में क्या याद रखना है, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हुई और ये देख लीजिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। इसके लिए जो उत्प्रेरक है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अभी मैंने एक और एग्जांपल लिया था, हाइड्रोजनीकरण में निकल वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए, वो भी किसका एग्जाम्पल हो सकता है, धनात्मक उत्प्रेरक का। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका उत्प्रेरक हुआ और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, धनात्मक उत्प्रेरक का। यहां पर एक बात याद रखनी है, अगर कोई उत्प्रेरक, कैटालिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रख लें, अभिक्रिया की दर बढ़ा रहा है तो वो क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा, इसको आप सीधे ही याद रख लें, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ये किसकी है एक्टिवेशन एनर्जी, अभिकारकों की। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, ये चीज आप याद रख लें। कोई भी आपसे पूछे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा तो वो अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को क्या करेगा। तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर दर बढ़ाएगा तो सक्रियण ऊर्जा भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, और ये काम कौन करता है, धनात्मक उत्प्रेरक। देख लीजिए,
इससे आगे एक और है, ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटालिस्ट। और ये क्या करेगा, नाम से ही पता लग रहा है, अभिक्रिया की दर को घटाएगा। देखो, जब अभिक्रिया की दर बढ़ रही थी तो सक्रियण ऊर्जा कम हो रही थी। कोई भी उत्प्रेरक अगर सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर बढ़ाता है, धनात्मक उत्प्रेरक है। अगर अभिक्रिया की दर कम करता है तो सक्रियण ऊर्जा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। देखिए, तो अभिक्रिया की दर को घटाता है। इसमें क्या होगा, एक रासायनिक पदार्थ है, इसको आप याद ही रख लें, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको अगर आप नॉर्मल भी रखेंगे तो ये जल में और ऑक्सीजन में बदल जाएगा, जल में और ऑक्सीजन में बदल जाएगा, देख लीजिए। अब आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड देखा भी होगा, कान साफ करने की दवा होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर इसको आप ऐसे नॉर्मल रखेंगे तो जल और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, तो फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड को तो हम रख ही नहीं सकते। ये अभिक्रिया अगर हो गई तो हाइड्रोजन परऑक्साइड तो मिलेगा ही नहीं, वो तो जल और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। इस अभिक्रिया को रोकने के लिए इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। देख लीजिए, क्या मिलाया जाएगा, ग्लिसरॉल। और ये ग्लिसरॉल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को जल और ऑक्सीजन में टूटने नहीं देगा, ये इस अभिक्रिया की दर को कम करेगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जल और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। इसे रोकने के लिए एक ऋणात्मक उत्प्रेरक आवश्यक है, ग्लिसरॉल। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में थोड़ा सा ग्लिसरॉल मिला दो तो क्या होगा, ये जल और ऑक्सीजन में नहीं बदल पाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ही रहेगा। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर कोई अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, सॉरी घटाएगा, अगर कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कम करेगा तो सिंपल सी बात है, वो सक्रियण ऊर्जा को ज्यादा करे। कोई आपसे पूछे कि ग्लिसरॉल क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप ये याद रखें, अभिक्रिया की दर और सक्रियण ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। देख लीजिए, चलिए अभी मैं बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, या अपना टॉपिक भी वही है, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कुछ ऐसा ही काम एंजाइम भी करते हैं, फिर एंजाइम और उत्प्रेरक में क्या फर्क है। देखिए, तो यहां मैं आपको बताता हूं, एंजाइम, देखिए ये दोनों देखा जाए तो एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, लेकिन इन दोनों का अंतर क्या है, उत्प्रेरक कैटालिस्ट अभिक्रिया की दर को क्या करेगा, कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। और ये प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में यूज किए जाएंगे, बाहर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एंजाइम जो है वो क्या है, उत्प्रेरक ही है,
ऐसे उत्प्रेरक जो जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, मतलब जो सजीवों में पाए जाएंगे ऐसे उत्प्रेरक, इनके लिए एक शब्द है जैव उत्प्रेरक। बायो कैटालिस्ट। ऐसे कैटालिस्ट जो सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं उनको ही क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम एक तरीके के कैटालिस्ट ही है, लेकिन ये सजीवों के शरीर में पाए जाएंगे। तो ऐसा कैटालिस्ट जो सजीवों के शरीर में काम कर रहा है, आप उसको उत्प्रेरक नहीं कहकर एंजाइम कह सकते हैं। लेकिन बाहर किसी प्रयोगशाला में काम कर रहा है, उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। देख लीजिए, तो एंजाइम और उत्प्रेरक। दूसरी बात, ये जो एंजाइम है ये सामान्यतः धनात्मक उत्प्रेरक ही होंगे। पॉजिटिव कैटालिस्ट ही होंगे। और धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अभिक्रिया की दर बढ़ाएगा क्या करके? सक्रियण ऊर्जा को कम करके। तो एंजाइम जो है वो बायो कैटालिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करके और अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं एंजाइम का। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। इन कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने वाले एंजाइम का नाम है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। एंजाइम क्यों कह रहे हैं? तो उत्प्रेरक ही, लेकिन सजीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं जो सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। देख लीजिए कुछ और एंजाइम के एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है वसा का पाचन करने वाले। और वसा का पाचन का मतलब है जो वसा को वसीय अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन। और इसके पाचन के लिए जो एंजाइम है उनका नाम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है प्रोटीन का पाचन करने वाला। और प्रोटीन के पाचन का मतलब है कि प्रोटीन किस में बदल जाए? अमीनो अम्लों में, अमीनो एसिड में। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने वाला जो एंजाइम है उन्हें कहते हैं पेप्टाइडेज। देखिए होता क्या है, दो अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंद होता है और उस पेप्टाइड बंद को तोड़ने वाले एंजाइम क्या कहलाएंगे? पेप्टाइडेज। अगर आप याद भी रखें पेप्टाइडेज का, हमारे शरीर में एक एंजाइम है पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है और कहां से बनता है? आमाशय से। और एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है और ये कहां से बनता है? पैनक्रियाज से, अग्नाशय से। देख लीजिए। तो इस तरीके से जो मेन मेन एंजाइम है वो मैंने आपको बता दिए। देखिए
कुछ और एंजाइम है, जैसे एक कार्बोहाइड्रेट है माल्टोज, एक है सुक्रोज, और एक है जो दूध में पाई जाती है शर्करा है लैक्टोज। यहां पर एंजाइम बताने के साथ साथ मेरा मकसद ये भी है कि ये जो शर्कराएं हैं वो किससे मिलके बनी है। माल्टोज का अगर पाचन होगा तो वो दो ग्लूकोज में बदल जाएंगी, मतलब दो ग्लूकोज के अणु मिलकर माल्टोज बनाते हैं। सुक्रोज का पाचन होगा तो वो क्या होगी, एक ग्लूकोज में और दूसरा फ्रक्टोज में बदल जाएगी। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। और लैक्टोज का पाचन होगा तो एक क्या हो जाएगी, ग्लूकोज, और दूसरा क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, लैक्टोज बनाती है। इनके पाचन के लिए जो एंजाइम है इनके नाम के आधार पर ही है। माल्टोज का पाचन करने वाला माल्टेज, सुक्रोज का पाचन करने वाला सुक्रेज, और लैक्टोज का पाचन करने वाला लैक्टेज। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी शर्करा में कौन सा जो उसके सरल अणु है, दो ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। देख लीजिए। चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, दो टर्म और है। एक है समांगी उत्प्रेरक या उत्प्रेरण बोलने, और दूसरा है विसमांगी उत्प्रेरण। इससे डरने की बात नहीं है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण। देखिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, क्या होगा। दो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस से क्रिया की और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना दी। यहां पर जो उत्प्रेरक था वो था नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी गैस। इधर देखिए विसमांगी उत्प्रेरण, अपने पास क्या था, वनस्पति तेल था। कौन सी अवस्था हुई, द्रव अवस्था। उसने अभिक्रिया किससे की, हाइड्रोजन गैस से, और क्या बन गया, वनस्पति घी बन गया। और यहां पर उत्प्रेरक कौन था, निकिल, और ये निकिल कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं दोनों। अब ध्यान से देखना है, अगर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान है तो सममांगी उत्प्रेरण। ध्यान से देखना, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक इन तीनों की फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाएं समान हो तो कौन सा उत्प्रेरक होगा या उत्प्रेरण होगा, सममांगी। देखिए
ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो उत्प्रेरक है वो भी गैस। इसका अपोजिट, अगर अभिकारक और उत्पाद और उत्प्रेरक ये तीनों एक समान भौतिक अवस्था में नहीं है तो क्या बोला जाएगा? विषमांगी उत्प्रेरक। देखिए ये कौन सी अवस्था में है? द्रव में। ये कौन सी में है? गैस में। ये कौन सी में है? द्रव में। और ये कौन सी में है? ठोस में। अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद, प्रोडक्ट और उत्प्रेरक जो उसका कैटालिस्ट है, अगर इनकी भौतिक अवस्थाएं समान नहीं हो, मतलब क्या हो? असमान हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? विषमांगी उत्प्रेरण। एक एक एग्जाम्पल से मैंने सरल तरीके से समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन या अभिक्रिया आई तो सब में आपको अवस्था देगा। आपको तो इतना याद रखना है कि अगर तीनों की अवस्था समान है तो समांगी, और अगर अलग अलग है, भले ही एक की ही अलग हो, दोनों अगर मान लीजिए गैसीय है और ये ठोस है, तो भी क्या होगा? विसमांगी। आप तो इसको याद रखो, सबकी अवस्थाएं समान है तो समांगी, एक की भी अलग है तो क्या बोला जाएगा? विसमांगी उत्प्रेरण। देख लीजिए, आगे चलते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभिकारक है और उत्पाद है, उन अभिकारकों में कोई अभिक्रिया हो रही है और वो उत्पाद में बदल रहे हैं। इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब कुछ ऐसे भी रासायनिक पदार्थ है जो इन उत्प्रेरकों को भी प्रेरित करते हैं। क्लियर है बात? देखिए, तो एक शब्द है, नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, उत्प्रेरक वर्धक। कैटालिस्ट एनहेंसर। देखिए क्या है ये एक रासायनिक पदार्थ है जो किसी कैटालिस्ट को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। क्या करने के लिए? किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए। देखिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक को क्या करेंगे? अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। देख लीजिए, क्लियर है बात? इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? उत्प्रेरक वर्धक बोला जाएगा। एक एग्जाम्पल लीजिए, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना लेते हैं। इसके लिए जो उत्प्रेरक है वो है आयरन, और ये आयरन अगर किसकी उपस्थिति में हो? मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, MO, मोलिब्डेनम। देख लीजिए, तो ये मोलिब्डेनम किसकी तरह काम करता है? उत्प्रेरक वर्धक की तरह। ये इस आयरन को अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए, मतलब अमोनिया बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस अभिक्रिया में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, उत्प्रेरक कौन है?
आयरन। और उत्प्रेरक वर्धक कौन है? जो आयरन को भी प्रेरित कर रहा है वो है मोलिब्डेनम। देख लीजिए, अभिकारकों को उत्पादों में बदलने के लिए प्रेरित करता है उत्प्रेरक, और इस उत्प्रेरक को भी प्रेरित करता है उत्प्रेरक वर्धक। ये जो अमोनिया बनाने की विधि है इसका नाम है हेबर विधि। और हेबर विधि में उत्प्रेरक की तरह, कैटालिस्ट की तरह काम कौन करता है? आयरन। क्लियर है बात? इस आयरन के लिए उत्प्रेरक वर्धक का काम, मतलब इसको अभिक्रिया बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है, कैटालिस्ट एनहांसर है। देख लीजिए, ऐसा ही एक और टर्म है जिसे कहते हैं उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष, कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिस्ट पॉइजन। देख लो, क्लियर है? नाम से ही पता लग रहा है। ये क्या करेंगे? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक को या उत्प्रेरक की उत्प्रेरक को अभिक्रिया की दर कम करने के लिए प्रेरित करेंगे। उसका अपोजिट करने के लिए प्रेरित करेंगे। या यूं कह सकते हैं उत्प्रेरक को संदमित करेंगे। अभिक्रिया की दर, मान लीजिए वही एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया बनाने की विधि है हेबर विधि। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, इसका उत्प्रेरक कौन है? आयरन। अगर इसमें मोलिब्डेनम की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दें तो ये उत्प्रेरक विष की तरह काम करेगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। या यूं कह सकते हैं ये इस आयरन को संदमित करेगा, क्योंकि आयरन क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अगर इसमें आपने मोलिब्डेनम मिलाया तो वो उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाया है तो इसको काम नहीं करने देगा। अगर कोई उत्प्रेरक को काम करने के लिए प्रेरित करे तो उत्प्रेरक वर्धक, और काम करने के लिए मना करे या उसका अवरोधक बने तो उत्प्रेरक विष। कोई आपको आपकी एग्जाम की तैयारी में मदद करे वो उत्प्रेरक वर्धक है, और आपकी राह में रोड़े अटकाए वो उत्प्रेरक विष है। क्लियर है बात? देख लीजिए, तो हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक कौन है? मोलिब्डेनम। और उत्प्रेरक विष कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और उत्प्रेरक कौन है? आयरन। याद रखें, यहां फिर से लिख देता हूं, इस विधि में उत्प्रेरक कौन है? आयरन। और उत्प्रेरक विष कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देख लीजिए, क्लियर है बात? चलिए एक और टॉपिक देखते हैं इसी में, फिर ये चैप्टर खत्म और ये टॉपिक भी खत्म। देखिए, एक है स्वतः उत्प्रेरक।
इसको कह सकते हैं ऑटो कैटालिस्ट। क्या है ये, ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कोई अभिकारक किसमें बदलता है, उत्पाद में बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। कोई अभिकारक किसमें बदलेगा, उत्पाद में बदलेगा। एक बार ये अभिक्रिया हो गई और ये जो बनने वाला उत्पाद है यही किसकी तरह काम करने लग जाए, उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए, यही इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने लग जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा, स्वतः उत्प्रेरक कहा जाएगा। क्लियर है बात। जैसे एक अभिक्रिया है एस्टर, इस एस्टर की अभिक्रिया जल से करवाए और क्या बन गया, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल। ये एक अभिक्रिया है। एक बार एस्टर की अभिक्रिया जल से हो गई और एसिटिक अम्ल बन गया, तो ये एसिटिक अम्ल बनने के बाद यही इस अभिक्रिया के लिए किसका काम करने लग जाता है, उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है, और यही इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाने लग जाता है। इसे स्वतः उत्प्रेरक, यहां पर एसिटिक अम्ल को ऑटो कैटालिस्ट कह सकते हैं, और इस पूरी अभिक्रिया को स्वतः उत्प्रेरण कह सकते हैं, स्वतः उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस। क्लियर है बात। अगर उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह काम करने लग जाए तो एक बार अभिक्रिया करवाने की जरूरत है, जैसे एसिटिक अम्ल बनेगा वो खुद इस अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा, तेज कर देगा। देखिए इसी के एग्जाम्पल और बता देता हूं। हमारे आमाशय में एक एंजाइम बनता है पेप्सिनोजन, ये भी स्व उत्प्रेरण का उदाहरण है, इसलिए कह रहा हूं। एक बार पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए किसकी जरूरत होती है, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एक बार पेप्सिन बन गया तो ये पेप्सिन अब स्वतः उत्प्रेरण द्वारा पेप्सिनोजन को किसमें बदलता रहता है, पेप्सिन में बदलता रहता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, स्वतः उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है। और ये पेप्सिनोजन और ये सब कहां हो रहा है, आमाशय के अंदर हो रहा है। एक और एंजाइम है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो प्राप्त होता है अग्नाशय से। ये दोनों प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम, यहां से निकलता है ट्रिप्सिनोजन और आंत से निकलता है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज एक बार ट्रिप्सिनोजन को किसमें बदल देगा, ट्रिप्सिन में। बाद में ये ट्रिप्सिन खुद ट्रिप्सिनोजन को किसमें बदल देगा, ट्रिप्सिन में बदल देगा। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, स्वतः उत्प्रेरक के। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, एक एक टॉपिक को क्लियरिटी के साथ आपका जो जनरल साइंस का एग्जाम है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि सर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस अप्रोच के साथ पढ़ना ही पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने आपको उत्प्रेरक और उससे जुड़ी हुई समस्त जानकारियां बता दी है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवीजन करना है। इस पूरे चैप्टर में
अगर आप देखेंगे, एक बार जब आप सिस्टमेटिक नोट्स बना लें तो फिर आपको ऑप्शन देख के आइडिया लग जाएगा। अगर आपको कंटेंट छोटा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ चीजें पढ़नी पड़ेगी, और जितनी बार रिवीजन करेंगे, ये जो चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण मैंने आपको इतने वीडियो में बताया है, अगर सभी को आप सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बना लें और 2 बार पढ़ लें तो केवल 1 पेज में पूरा चैप्टर आ सकता है। क्लियर है? अब डायरेक्ट अगर मैं 1 पेज का ही पढ़ा दूंगा, ना वो आपको समझ में आएगा और नहीं वो आप वहां से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।